हेलो। हाँ, तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा था कि लाइव होने वाला था क्लास, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी में कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब टोटल तो हम लोग को इस सीरीज में बात करना है 1000 ऑब्जेक्टिव का। आज के क्लास में करीब हम लोग डिस्कस करेंगे 150 ऑब्जेक्टिव के आसपास, जिसमें आपका चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही। इस बात की फुली गारंटी है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही। तो चलिए बड़ी आसानी से हम लोग देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है ये बोर्ड में, और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। संभावना नहीं, आएगा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ कारण से लाइव नहीं हो पाया है, तो चलिए हम लोग इसको रिकॉर्डेड के फॉर्म में आपको मिल जाएगा ये वीडियो, आप लोग देखेंगे तो। चलिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, पेन को बढ़िया कलर ले लेते हैं। बढ़िया कलर का मतलब कौन सा, ये वाला कलर ले लेते हैं। चलिए, हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि सही कौन सा है, इसमें से सही कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ग्वानिन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही नहीं। हम लोग बात करते हैं कि सर एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो अगर ये दोनों है तो सही है, और इसके अलावा कोई है तो गलत है। तो हमसे पूछ रहा था करेक्ट कौन है, तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, बाय विच बॉन्ड आर द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए लिंक्ड। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर होता है किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड से जुड़ता है, तो जुड़ता है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है कौन सा बॉन्ड है, तो एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। किस तरह का बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर ऐसा हमसे पूछता कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है उसके बीच में होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आ गया, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द प्यूरिन बेसेज ऑफ डीएनए। तो डीएनए में दो तरह का नाइट्रोजन बेस होता है। कितने तरह का नाइट्रोजन बेस होता है डीएनए में, हम लोग पढ़े हुए हैं कि सर डीएनए में दो तरह का नाइट्रोजन बेस होता है। एक होता है प्यूरिन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिन। और एक क्या होता है, पायरीमिडीन। पायरीमिडीन, पायरीमिडीन। तो एक होता है प्यूरिन और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरीमिडीन। प्यूरिन वाला जो है डबल रिंग कंपाउंड होता है, और प्यूरिन का एग्जांपल है आपका एजी, मतलब एडेनिन और ग्वानिन। और सीयूटी, सीयूटी, सीयूटी किस में आता है, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ये पायरीमिडीन बेस है। हमसे पूछ क्या रहा है, प्यूरिन, तो प्यूरिन में कौन आएगा, ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। तो तीसरा का आंसर क्या आ गया, तीसरा का आंसर आ गया हमारा सी, एडेनिन एंड ग्वानिन। लग रहा है कि चुनरा रहा है क्या वीडियो, एक मिनट, एक मिनट गाइस, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आवाज तो जा ही रहा होगा आप लोग को बढ़िया से एकदम। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए। अभी से आप लोग याद रखिएगा कि नाइट्रोजन बेस दो तरह का होता है, प्यूरिन एंड पायरीमिडीन। प्यूरिन जो होता है डबल रिंग कंपाउंड होता है, इसका एग्जांपल है एडेनिन एंड ग्वानिन। और पायरीमिडीन का एग्जांपल है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, टोबैको मोजाइक वायरस का नहीं होता, बैक्टीरियोफेग का होता है। किसका होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियोफेग का। तो चौथा का आंसर क्या हो गया हमारा, बी। चौथा का आंसर क्या हो गया हमारा, बी। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अच्छा, ये है विच नाइट्रोजीनियस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए। तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस एब्सेंट होता है, तो डीएनए में एब्सेंट होता है आपका यूरासिल। यूरासिल डीएनए में एब्सेंट होता है सर, तो प्रेजेंट कहां पे होता है, तो ये प्रेजेंट होता है यूरासिल आरएनए में। आरएनए में होता है यूरासिल, और यूरासिल के जगह पे ही डीएनए में क्या रहता है, थाइमिन। तो हमसे पूछ क्या रहा था,
विच नाइट्रोजीनियस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए। तो डीएनए में कौन एब्सेंट रहता है सर? यूरासिल एब्सेंट होता है, यूरासिल एब्सेंट होता है। थाइमिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, और यूरासिल की जगह पर क्या होगा? एडेनिन होगा फिर तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजीनस, देखिए आ गया क्वेश्चन कि कह रहा है कि नाइट्रोजीनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसमें ए और टी मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कौन सा बॉन्ड है नाइट्रोजीनस बेस के बीच में सर? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। How many base pair are present in one complete turn of bDNA? bDNA में जब ये एक टर्न होता है तो इसमें 10 बेस पेयर होता है। कितना बेस पेयर होता है? 10 बेस पेयर। और cDNA में लगभग होता है 11 बेस पेयर। कितना बेस पेयर होता है? 11 बेस पेयर, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो सर इसका आंसर हो जाएगा 7वां का बी की। वन टर्न में कितना बेस पेयर पाया जाता है? तो सर वन टर्न में पाया जाता है 10 बेस पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, अच्छा न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का। कि सर न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का। जैसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं आरएनए, आरएनए किसका पॉलीमर होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड का। और डीएनए किसका पॉलीमर होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। चलिए, तो 8वां का आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? ए हो जाएगा। आप लोग भी वीडियो रोक कर ना क्वेश्चन बनाना कीजिए, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच पाइरीमिडीन बेसेस आर प्रेजेंट इन डीएनए। अब बताइए, प्यूरिन में कौन था? एजी। पाइरीमिडीन में क्या था? सीयूटी। सीयूटी में टी तो डीएनए में होता ही नहीं है, तो डीएनए में कौन होगा? साइटोसिन एंड थाइमिन। तो देख लीजिए, साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9वां का आंसर हो जाएगा हमारा ए। 9वां का आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है? डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू विच क्लास ऑफ शुगर। भाई डीऑक्सीराइबोज और राइबोज क्या है? पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है। कौन सा शुगर है सर? पेंटोज। पेंटोज है सर। पेंटोज का फॉर्मूला क्या था? C5H10 और O5। क्या था? C5H10O5। अब यहां से इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक यहां से बनता है राइबोज, 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 और एक इसी से हम लोग बनाते हैं क्या? डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज में हम लोग बात करते हैं कि सर एगो ऑक्सीजन कम होता है, मतलब जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग डीऑक्सी राइबोज में, तो सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन को हटा देते हैं। तो इसका डीऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O4। जबकि राइबोज के फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसका फॉर्मूला सेम टू सेम यही होता है, C5H10O5। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज है क्या? पेंटोज शुगर है। किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है? 5 गो कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। कौन सा शुगर बोलते हैं? पेंटोज शुगर। तो डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ शुगर? तो ये है आपका पेंटोज शुगर। कौन सा शुगर है? पेंटोज शुगर। फॉर्मूला भी लिख दिए राइबोज का, डीऑक्सी राइबोज का, बढ़िया से एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है? Which technique is used to study the structure of DNA? डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम लोग किस टेक्निक का यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का। किसका यूज करते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का। विल्किंस और फ्रैंकलिन जो है इसका यूज किया था। तो इसी पे वाटसन और क्रिक जो है अपना मॉडल दिया था, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल जो मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक। तो फ्रैंकलिन और विल्किन से स्टडी किया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इसी के बेस पे दिया गया था, ठीक है। आगे बात करेंगे, वो भी क्वेश्चन आएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन कह रहा था कि डीएनए के स्टडी को स्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग किस टेक्निक का यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का। अभी क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदी में भी दे दिया है ना। कुछ बच्चा जो है बहुत सारा हिंदी मीडियम से भी है, तो उसके लिए भी हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है, ताकि उसको भी हेल्प मिल जाए भाई, ठीक है। क्योंकि हमारा काम है सब पढ़े सब बढ़े, तो सब लोग पढ़ो सब लोग बढ़ो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डीएनए इज केप्ट एट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम लोग इतना टेम्परेचर पे डीएनए को रहते हैं
तो ये डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है नाइट्रोजन बेस के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये अनकॉइल होता है, इसका कॉइलिंग ब्रेक हो जाएगा, बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और ये कैसा हो जाएगा, अनकॉइल हो जाता है। तो डीएनए को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये अनकॉइल हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन है विच एंजाइम ब्रेक्स न्यूक्लिक एसिड, कौन सा एंजाइम जो है न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएज। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएज। न्यूक्लिक जैसे डीएनए को काटना है तो समझो कि डीएनए को काटने वाला कैंची है, इसलिए न्यूक्लिएज को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। अगर ये डीएनए को एकदम साइड से काटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएज। क्या बोलते हैं उसको, एक्सोन्यूक्लिएज। और डीएनए को बीच में से काटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोन्यूक्लिएज। क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लिएज। फिर एंडोन्यूक्लिएज भी अलग अलग तरह का है, जैसे अगर स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो आगे उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग न्यूक्लिएज एंजाइम उस एंजाइम को बोलते हैं जो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए को काटने का काम करता है। समझो कि मॉलिक्यूलर सीजर है, कैंची है, कैंची। तो ये हो गया न्यूक्लिएज। इसमें एक एंजाइम है लाइगेज, ये बायोलॉजी के अंदर जोड़ने का काम करता है। जैसे डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा को काट दिया तो उसको अगर जोड़ना है तो ये इसका यूज होता है ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। इसलिए हम लोग लाइगेज एंजाइम को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ग्लू। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जेनेटिक गम या ग्लू, है ना। डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए करते हैं हम लोग, इसलिए इसको जेनेटिक ग्लू बोलते हैं, ठीक है। तो 13 का हालांकि हमसे आंसर पूछ रहा था कि न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कौन करता है, तो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कौन करता है, न्यूक्लिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है, न्यूक्लिएज। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डीएनए एंड आरएनए आर सिमिलर इन, डीएनए और आरएनए में सिमिलर किन चीज है, तो दोनों भाई पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, दोनों पॉलीमर होता है। रेप्लिकेशन एबिलिटी डीएनए में सबसे ज्यादा होता है, आरएनए में बहुत कम, 9 के बराबर होता है। तो हमारा इसलिए आंसर क्या होगा, बीइंग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की, दोनों किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ साइटोसिन इज 18% इन डीएनए व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। अब भाई एक चारगाफ भाई साहब एक रूल दिए थे, पढ़े हम लोग, है ना, चारगाफ्स रूल। तो चारगाफ भाई साहब क्या बोले थे, बोले थे कि एडेनिन और थाइमिन का जो रेशियो होगा ये 1 होगा, मतलब सीधा सा है कि एडेनिन और थाइमिन का अमाउंट जो है बराबर होगा। ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो जो है 1 होगा, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन कितना होगा, बराबर होगा। तब बता रहा है डबल स्टैंडर्ड, अच्छा ये एप्लीकेबल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि साइटोसिन, मतलब साइटोसिन 18% है, कितना परसेंट है साइटोसिन, 18% है। तो ग्वानिन भी कितना होगा, तो ग्वानिन भी होगा 18%। 18 कितना हो गया, 36% ये हो गया। तो बचा कितना 100 में से 64%। 64% में से आधा होगा एडेनिन और आधा होगा थाइमिन। तो एडेनिन कितना होगा 32% और थाइमिन कितना होगा 32%। हमसे पूछा है किसका अमाउंट, एडेनिन का, तो कितना हो जाएगा एडेनिन 32%। एडेनिन कितना हो जाएगा 32% और थाइमिन भी कितना होगा 32% ही होगा, ठीक है। ये चारगाफ का नियम था, और चारगाफ का रूल जो है सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए वैलिड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के वैलिड नहीं होता है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है। अच्छा, और न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड 3 केमिकल से मिलकर बना होता है, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। तो ये तीनों रहता है इसमें। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, जिसमें से नाइट्रोजनस बेस और सुगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। किस बॉन्ड से जुड़ता है, एन ग्लाइकोसिडिक। ये दोनों आपस में जुड़ता है तो बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ बनता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से सुगर और बेस जुड़ता है तो बना देता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। और फिर जब न्यूक्लियोसाइड में हम लोग जोड़ देते हैं फॉस्फेट, क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट, क्या जोड़ते हैं, फॉस्फेट, तब बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तब क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ जो बॉन्ड बनता है, यहाँ जो बॉन्ड बनता है, इस दोनों को जोड़ने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं
फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, जैसे पेंटोज शुगर और बेस, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, कौन सा बॉन्ड बना? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिससे क्या बना? जिससे बना सर न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब सर फॉस्फेट ऐड कर दिए तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जब बना, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ऐड होकर के, तो बॉन्ड कौन सा बना? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना। तो इस सब पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, ठीक है? तो ये एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि 16 का आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट, हु प्रोवाइड एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ डीएनए? तो ये विल्किंस और फ्रैंकलिन जो है प्रोवाइड किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा डीएनए के लिए, और इसी पे वाटसन और क्रिक जो है अपना डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है? चलिए, तो 17 का आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ हर्सी एंड चेज? अच्छा, हर्सी और चेज जो एक्सपेरिमेंट किया था, इससे क्या पता चला था? इससे पता चला था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस का, ये क्या है? डीएनए है। और वो एक्सपेरिमेंट करके क्या प्रूव करना चाहता था? कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब एक उसमें नया वाला स्ट्रैंड होता है और एक नया बनता है, एक पुराना वाला होता है, पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, ठीक है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल आरएनए? टी आरएनए को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल आरएनए। टी आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सॉल्युबल, सॉल्युबल आरएनए। टी आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबल आरएनए। इस पे एंटीकोडॉन पाया जाता है, एंटीकोडॉन, ठीक है? एंटीकोडॉन। टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ की तरह होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। टीआरएनए को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अरे भाई साहब, ये क्या हुआ? हाँ चलो आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20, यूरासिल इज प्रेजेंट में। हम लोग जानते हैं कि यूरासिल सर किसमें होता है? आरएनए में होता है, सिर्फ आरएनए में होता है। आरएनए डीएनए में नहीं होता, डीएनए में तो होता ही नहीं है, सिर्फ आरएनए में होता है, ठीक है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर? तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर किसका होता है? टीआरएनए का। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विच पायरिमिडीन बेसेस आर प्रेजेंट इन आरएनए? आरएनए में, अच्छा आरएनए में कौन सा पायरिमिडीन बेस होता है? तो प्यूरिन में कौन आता है? एजी। और पायरिमिडीन में क्या आता है? सीयूपी। तो कौन सा पायरिमिडीन बेस होगा जो आरएनए में होगा? तो यूरासिल होगा। और कौन सा होगा? थाइमीन होगा। कौन सा होगा? यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल होगा। और कौन सा होगा? थाइमीन तो इसमें होगा नहीं, तो साइटोसिन और यूरासिल। साइटोसिन और यूरासिल होगा, क्योंकि थाइमीन किसमें होता है सर? थाइमीन होता है डीएनए में। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें साइटोसिन और यूरासिल लिखा है? साइटोसिन एंड यूरासिल। तो हमारा आंसर कौन हो गया? 22 का आंसर हो गया आपका सी, ठीक है? नेक्स्ट, 23 क्वेश्चन। व्हाट विल बी द सीक्वेंस, व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगेंस्ट द आरएनए? अच्छा, आरएनए का सीक्वेंस दिया है आपको, ए यू जी सी सी यू जी ए यू, ये आरएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है। हमको इससे डीएनए डीएनए के सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा? अब बताइए, एडेनिन की जगह पे क्या होगा? थाइमीन। और यूरासिल की जगह पे क्या होगा? एडेनिन, क्योंकि उसमें यूरासिल होता ही नहीं है। यूरासिल किसमें नहीं होता है? डीएनए में नहीं होता। ये डीएनए का सीक्वेंस बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन होगा, यहाँ साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, फिर यूरासिल है तो क्या होगा? एडेनिन होगा। यूरासिल है तो क्या होगा? एडेनिन होगा। फिर ग्वानिन है तो क्या होगा? साइटोसिन होगा। फिर एडेनिन है तो क्या होगा? थाइमीन होगा। और यूरासिल है तो एडेनिन होगा। तो ऐसा सीक्वेंस कौन सा है? यू की जगह पे टी लिखा है, सी 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 ट्रिपल सी, ये होगा ना। एडेनिन का क्या होगा? थाइमीन। तो सही है, एडेनिन का थाइमीन। यूरासिल का दिखिए मेरा भाई, जी जी ए सी टी, टी ए जी
TAG, डबल जी किसमें है? यही वाला होना चाहिए, ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन गलत है इसका, ये होगा हमारा आंसर, ये वाला, यही प्योर आंसर है ये, ठीक है। बस बेस सीक्वेंस को चेंज कर देना। TA सही है, TAG की जगह पे C सही है, फिर दोनों C की जगह पे G है, U की जगह पे फिर A है, सही है भाई, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग, हम लोग बात किए थे कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है और एक में होता है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस जिस स्ट्रैंड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लेकिन एक स्ट्रैंड होता है जिसमें डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूअस नहीं होकर के डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब टुकड़ा के फॉर्म में होता है, छोटा छोटा टुकड़ा के फॉर्म में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जिसमें डीएनए के टुकड़े को हम लोग बोलते हैं क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये किसमें सिंथेसाइज होता है, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में और लैगिंग स्ट्रैंड में, लैगिंग स्ट्रैंड में। तो लिखा है बोथ बी एंड लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड दिया ही नहीं है, इसका आंसर होगा, लिखिए देते हैं चलो, लैगिंग स्ट्रैंड, या उसी को हम लोग बोलते हैं, जिस स्ट्रैंड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। ये दोनों आंसर होगा इसका, ठीक है। हालांकि इसके आंसर को भूल जाओ, गलत लिख दिया कुछ से कुछ, ठीक है, ये होगा। तो ये हो गया 24। नेक्स्ट 25, हु प्रपोज द टर्म म्यूटॉन, रेकॉन एंड सिस्ट्रॉन। म्यूटेशन के लिए म्यूटॉन वर्ड लिया था, रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकॉन एंड सिस्ट्रॉन के लिए लिया था सिस्ट्रॉन। तो ये लिया था एस बेंजर, ये टर्म कौन दिया था, एस बेंजर। ये हो क्या रहा भैया, पगला गया क्या, बोर्ड रे, बोर्ड ही पागल हो गया लग रहा है हमको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस बेंजर। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। अच्छा, डीएनए से बन रहा है आरएनए, तो बताइए डीएनए से आरएनए जो बनता है एमआरएनए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो डीएनए से डीएनए के बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर था सर ट्रांसक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए। तो आरआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए किस एंजाइम का जरूरत पड़ता है, तो आरएनए पॉलीमेरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमेरेज सेकेंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट द लेवल ऑफ, तो जीन का जो कंट्रोल एक्सप्रेशन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी हो सकता है और ट्रांसलेशन लेवल पे भी। तो 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। 28 का आंसर क्या होगा, डी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या कह रहा है। अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द, अच्छा इनिशिएशन कोडॉन किसको हम लोग बोलते हैं, एयूजी। एयूजी क्या है, इनिशिएशन कोडॉन होता है, जेनेटिक कोड पढ़े होंगे आप लोग। और जीयूजी, जीयूजी ये भी होता है इनिशिएशन कोडॉन, दोनों होता है, लेकिन मोस्टली ये होता है। तो हमारा आंसर कौन है, इनिशिएशन कोडॉन का एयूजी, एयूजी ये इनिशिएशन कोडॉन है। मतलब जब अमीनो एसिड का चेन बनेगा तो पहला अमीनो एसिड जो जुड़ेगा वो कौन सा होगा, एयूजी। अच्छा, एयूजी जो है कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, मिथियोनिन अमीनो एसिड को, ठीक है। तो किसी भी प्रोटीन चेन में जो पहला अमीनो एसिड जुड़ेगा वो कौन सा होगा, मिथियोनिन। ओके, जैसे 3 और अमीनो एसिड होता है, जैसे यूएए, यूजीए और यूएजी, यूएजी ये तीनों जो है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इस तीनों को हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन। क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन,
क्या बोलते हैं इसको? नॉनसेंस कोडॉन। किसको किसको? यूएए, यूजीए और यूएजी को। ठीक है, बाकी एयूजी और जीयूजी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनिशिएशन कोडॉन। क्या बोल रहे हैं इसको? इनिशिएशन, इनिशिएशन कोडॉन। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? इनिशिएशन कोडॉन। टोटल जेनेटिक कोड कितना है? जेनेटिक कोड का अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल कितना है? 64 गो है। कितना गो है? 64 गो में, जिसमें से 3 गो कोडॉन जो है क्या है? नॉनसेंस है ना? नॉनसेंस है, बागर है, समझो कि बागर है, प्रोटीन प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता ना, लोला है। 3 गो क्रोमोसोम कैसा है? लोला है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लोल, मतलब नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड? तो अभी बता दिए 64 गो जेनेटिक कोड होता है, जिसमें से 61 ही फंक्शनल होता है, 3 गो जो है लोल है, नॉनसेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉनसेंस कोडॉन? तो नॉनसेंस कोडॉन कौन सा है? यूएए, यूजीए और यूएजी। तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। अभी 3 गो बताए थे ना नॉनसेंस कोडॉन, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यूएए, यूजीए और यूएजी, ये तीनों है नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस नॉनसेंस कोडॉन का आंसर क्या आ गया? 31 का हमारा सी। 31 का आंसर क्या आ गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, कोडॉन डीजेनरेसी मींस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि 1 एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। तो 32 का आंसर क्या हो गया? बी। इसी को हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक कोड जो है डीजेनरेट होता है, मतलब एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक कोड एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच जीन कोड्स फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज? तो जेड जीन जो है कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को, साइडेज को। अगर हम लोग बात करेंगे वाई जीन कोड करता है परमिएज को, याद ही रख लेना तुम लोग, परमिएज को। और ए जीन कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है। और एक और बच गया, कौन सा? आई जीन, ये होता है सप्रेसर जीन, सप्रेसर जीन। लैक ऑपरेन का ये सप्रेसर जीन होता है। तो चारों के बारे में याद रख लेना। हमसे पूछ रहा था बीटा ग्लाइकोसाइडेज को कौन कोड करता है, तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज को कौन कोड करता है? जेड जीन। ठीक है, इसका ऑर्डर होता है, पहले होता है आई जीन, फिर होता है जेड वाई ए, इस तरीके से अरेंज होता है ये जीन, आई जेड वाई ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लैक ऑपरेन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये इंडिसिबल जीन सिस्टम होता है, लैक ऑपरेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, ऑपरेन लैक ऑपरेन मॉडल कौन दिया था? तो जैकब और मोनेड, ये दोनों दिया था, दोनों भैयारी था ना, तो जैकब और मोनेड। तो 35 का आंसर क्या हो गया हमारा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? तो इसको डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। तो 36 का आंसर हमारा क्या आ गया? तो सर 36 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 36 का आंसर क्या आ गया? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज मेनली यूज इन, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किसमें हम लोग करते हैं? फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक साइंस में होता है जैसे कहीं पे कोई क्राइम व्राइम हो गया तो वहां पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करता है, या मैटरनल पैटर्नल डिस्प्यूट में यूज करते हैं हम लोग इसका। ठीक है, कि किसी का पापा उपा कौन है, माई कौन है, इसमें हम लोग यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, किस ईयर में लॉन्च किया गया था? तो 1990 में। कब लॉन्च किया गया था? 1990 में। और कंप्लीट कब हुआ था? 2003 में। 13 साल का प्रोग्राम था ये, 13 साल का प्रोग्राम था, जिसमें एगो जीन बाकी रह गया था, तो ये कंप्लीटली बढ़िया से कंप्लीट हुआ था 2006 में, मई 2006 में। ठीक है, इसमें अलग अलग कंट्री पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो बड़ा भाई की भूमिका में था यूएस। ठीक है, ज्यादा पैसा लगाया था भाई वो। जर्मनी भी था इसमें, ठीक है, फ्रांस भी था, चाइना भी था। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कब? 1990 में, और 13 साल के बाद कंप्लीट हुआ था 2003 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट,
टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टडी इन ह्यूमन जीनोम, तो सभी के बारे में स्टडी किया था, 46 क्रोमोसोम के बारे में स्टडी किया गया था, टोटल क्रोमोसोम के बारे में। नेक्स्ट, सैटेलाइट डीएनए का यूज कहां पे होता है? तो सैटेलाइट डीएनए का यूज होता है भाई फॉरेंसिक साइंस में। कहां पे यूज हो जाता है? फॉरेंसिक साइंस में सैटेलाइट डीएनए का यूज करता है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट होता है प्रोमोटर रीजन से और खत्म कहां पे होता है? टर्मिनेटर रीजन पे। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। 41 का आंसर क्या आ गया? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है सर? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ओके, द साइट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए यूजुअली अकर्स इन, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में। तो हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। और मोनोसिस्टेनिक एमआरएनए किसमें होता है? लिख ही देते हैं यहाँ पे। एक बात ये भी कभी पूछ सकता है ना, मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए भैया होता है ये यूकैरियोट्स में होता है। किसमें होता है? यूकैरियोट्स में। किसमें होता है? यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ओके, आर ट्रांसक्राइब्ड बाय विच टाइप ऑफ आरएनए? तो ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का यूज करते हैं हम लोग। कौन सा यूज करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ओके, ये एंजाइम का टाइप है आरएनए पॉलीमरेज। इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये भी सेकंड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 47, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5' end of heterogeneous nuclear RNA in a process of, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिंग। नेक्स्ट, द म्यूटेशंस दैट इन्वॉल्व एडिशन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल बेस पेयर, तो जब सिंगल बेस पेयर को हटाते हैं, ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे से, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। हम लोग पढ़े थे कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल था सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के छठा पोजीशन से ग्लूटामिक एसिड जो है वैलिन में चेंज कर जाता है, क्योंकि जेनेटिक कोड वहां पे चेंज हो जाता है ना, जीएजी से जीयूजी कोड हो जाता है। तो जीएजी कोड होता है ग्लूटामिक एसिड का और जीयूजी किसका कोड होता है? वैलिन का। इससे होता है सिकल सेल एनीमिया। तो हम लोग पढ़े थे कि सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है? तो सिकल सेल एनीमिया था एग्जांपल आपका पॉइंट म्यूटेशन का। किसका एग्जांपल था? पॉइंट म्यूटेशन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, वही क्वेश्चन है फिर से, सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम अ सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन इन अ जीन, thus it is an example of point mutation। किसका एग्जांपल है ये? पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? तो पहला जेनेटिक मटेरियल जो हमको मिला था वो क्या था? आरएनए। बाद में डीएनए डेवलप हुआ था। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज शोन इन, तो हम लोग यूज किए थे ई कोलाई बैक्टीरिया का। किसका यूज किए थे? एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल? तो मेसेल्सन और एंड स्टॉल जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें यही तो बतलाया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये सेमी कंजर्वेटिवली होता है, मतलब एक उसमें पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इसको बताया था मेसेल्सन एंड स्टॉल अपना एक्सपेरिमेंट से कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट 52, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। क्या होता है ये? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोर्स ऑफ इको आर1। इको आर1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है ई कोलाई बैक्टीरिया। इसका सोर्स क्या है? मतलब ये एंजाइम हम लोग किससे बनाए हैं? तो सर हम लोग ये एंजाइम बनाए हैं ई कोलाई बैक्टीरिया से। एक मिनट रुक जाओ तुम लोग,
पानी पी लेते हैं भाई, बोलते बोलते थोड़ा बॉडी का पानी ना खत्म होता है भाई। अब आएगा एनर्जी दोस्त, समझा। बताओ भाई, आज लाइव करने वाले थे, ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आता है ना, समझे में नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, समझिए कि क्लास लाइव है, जिंदा क्लास है, जिंदा क्लास है ना। लाइव क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंदा क्लास। तो समझ लो कि तुम लोग जिंदा क्लास में। चलो, तो सोर्स ऑफ इक्वार1 क्या हो गया, इकोलाई। सोर्स ऑफ इक्वार1 क्या हो गया, इकोलाई। चलिए नेक्स्ट, एग्रोस जेल। अच्छा, एग्रोस जेल का यूज हम लोग करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो उसको हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं, सीवीड से। किससे मिलता है ये हमको एग्रोस जेल, सीवीड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसका रिकॉग्निशन साइट जो है GAATTC है। तो ये रिकॉग्निशन साइट होता है इको R1 का। इको R1 एंजाइम जो है डीएनए में यहीं से कट लगाता है, तो इसका रिस्ट्रिक्शन साइट हो गया GATTC। तो याद रखना है GATTC किसका रेस्ट्रिक्शन साइट है, इको R1 का। इको R1 एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड। कह रहा है कि इसमें से प्लाज्मिड कौन सा है, तो PBr3T2। PBr3T2 ये क्या है, प्लाज्मिड है। बाकी इको R1, BAM-H1 और हिंद सेकेंड, ये तीनों क्या है, तीनों है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये तीनों क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसमें से पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंद सेकेंड, मतलब पहला जो डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कौन सा है, हिंद सेकेंड। इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि कौन सा ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो पहले डिस्कवर्ड हुआ था, तो हिंद सेकेंड। कौन सा एंजाइम है जिसका पहले डिस्कवर्ड हुआ था, हिंद सेकेंड। ओके सर, आगे बताइए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टीआई प्लाज्मिड हम लोग ऑब्टेन करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। किससे ऑब्टेन करते हैं हम लोग, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। नेक्स्ट, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस इन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, ठीक है। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। 59 का आंसर क्या हो गया हमारा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का आंसर हमारा क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, ये क्या कह रहा है, आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज टू कंट्रोल पेस्ट ऑन विच प्लांट। तो टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कि यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए टोबैको प्लांट में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नॉन एज। अच्छा, अभी बताए थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैंची बोलते हैं, क्योंकि इससे हम लोग डीएनए को काटते हैं। इससे हम लोग डीएनए को क्या करते हैं, काटते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सर मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62, फॉर इंडक्शन ऑफ एलियन डीएनए। एलियन डीएनए मतलब एलियन का डीएनए नहीं भाई, फॉरेन डीएनए। एलियन डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए। तो फॉर इंडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इन होस्ट सेल वी मे यूज, किसका यूज करते हैं, तो हम लोग जीन गन का भी यूज करते हैं, माइक्रोपैपेट का भी यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, 62 का आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ओके, रिकॉग्नाइज बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। 63 का आंसर क्या हो गया हमारा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, बैक्टीरिया हैज। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, उसमें प्लाज्मिड डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सर 64 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कह रहा है टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन, तो टीआई प्लाज्मिड हम लोग जानते हैं किसमें मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में। टीआई प्लाज्मिड किसमें मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, प्लाज्मिड डीएनए इज फाउंड इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मिड डीएनए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो प्लाज्मिड डीएनए किस माइक्रो में पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में। किसमें पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बढ़िया से एकदम। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर के लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत पड़ता है, तो इसमें यूज करते हैं हम लोग टैक पॉलीमरेज का। किस एंजाइम का यूज करते हैं, टैक पॉलीमरेज का, ठीक है। और टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो है हम लोग एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मस एक्यूटिकस। इस बैक्टीरिया से हम लोग इस एंजाइम को निकालते हैं टैक पॉलीमरेज को। कहीं होगा क्वेश्चन आगे, देखना ध्यान से। चलिए हम लोग बात करते हैं बढ़िया से। आप लोगों को मजा आ रहा है ना भाई लोग, है ना, तो मजा आएगा तो बढ़िया से कमेंट करिएगा कि सर एकदम मजा आ गया, मजा, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब भी करिए, अपने आस पड़ोस में भी भेजिए, सब्सक्राइब करिए, सबको फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सब पढ़े सब बढ़े। तो अपने दोस्त लोग में भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि सबको फायदा हो, तो अकेले अकेले आप ही को ना फायदा हो जाए। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ियो लेते हैं। चलिए सर बताइए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल, टूल माने औजार, टूल मतलब कौन चीज, औजार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टूल नहीं है, तो क्लोनिंग वेक्टर तो होता ही है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी है, पॉलीमरेज एंजाइम भी है, कौन सा नहीं है, इंट्रॉन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एंजाइम टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन। अच्छा, एंजाइम टैक पॉलीमरेज को किससे ऑब्टेन करते हैं, अभी बताए थे, थर्मस एक्वेटिकस। तो 59 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूजेस, क्या यूज करते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज का भी यूज होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 70 का डी, ऑल ऑफ दीज। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, तो ये प्लाज्मिड करता है, प्लाज्मिड, बाकी ये लार्ज फ्रेगमेंट को कवर करता है। बीए की मतलब क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और वाईएससी का मतलब क्या है, वाईएससी का मतलब है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ये क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है इको आर भी, इको आर भी, बाकी सब साल H1 हिंद सेकेंड ये, और इको R1, इको R1 ये भी, ये सब प्रोड्यूस करता है स्टिकी इंड, स्टिकी इंड, स्टिकी इंड ये सब प्रोड्यूस करता है, बाकी ये ब्लंट इंड प्रोड्यूस करता है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 कहां से काटता है, तो आप लोग को याद हो गया होगा, GAA-TTC से काटता है। तो देखिए कौन सा आंसर है, GAA-TTC। तो GAA-TTC, 73 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, तो इको R1 भी है, बाम H1 भी है, सेकंड भी है, ये नहीं है। पैक्टिनेज एंजाइम है लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, पैक्टिनेज एंजाइम। अच्छा बताओ, पैक्टिनेज एंजाइम का यूज कहां पे किए थे, बताओ तो, एकदम दम है तो बता दो, बताओ, तो एकदम कमेंट करना। तो भाई पैक्टिनेज एंजाइम का यूज किए थे जो बॉटल जूस है उसको क्लियरिफाई करने के लिए, है ना, मार्केट से जो जूस मिलता है, जैसे धागा टाइप होता है ना, हम लोग घर में जो मैंगो का जूस बनाते हैं धागा टाइप होता है, तो उसी को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए पैक्टिनेज का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके, एंटीबायोटिक्स आर यूज, तो क्यों यूज करते हैं हम लोग एंटीबायोटिक का, तो एज सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट,
हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन तो किस प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया था? बेसिलस थुरंजेनेसिस, बीटी कॉटन। ठीक है, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट 77, which of the following method is used to inject recombinant DNA into nucleus of animal cell directly? तो एनिमल सेल के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन का, और जीन गन का यूज हम लोग किसमें करते हैं? प्लांट सेल में। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 77 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट, if a foreign DNA is inserted in a tetracycline resistant gene, the recombinant plasmid will lose tetracycline resistant। ठीक है, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पीएच insecticidal protein synthesized by Bacillus thuringiensis becomes active? किस पीएच पे एक्टिव होता है? तो एल्केलाइन पीएच पे एक्टिव होता है, एल्केलाइन पीएच पे एक्टिव होता है। ठीक है, तो 80 का आंसर क्या होता है? अच्छा 80, 78 से सीधा 80, 79 कहाँ गए दोस्त? हाँ अच्छा देखो, लोला नहीं है, कैसे टाइप किया है देख नहीं रहा है। 78 के बाद 80, अब फिर 79। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इंसाने से गलती होता है। ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड? तो इससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रहता है, इसका यूज हम लोग करते हैं पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट 81, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर फॉर अ बैक्टीरिया? कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है बैक्टीरिया के लिए? तो क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरियोफेग नहीं होता है, तो 81 का आंसर क्या हो गया हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम क्या होता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 82 का बी। ट्रांसक्रिप्शन तो होवे नहीं करता, गलत पे लिखा है। नेक्स्ट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट में बी डन बाय। एम्प्लीफिकेशन हम लोग किससे करते हैं? पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किससे करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। नेक्स्ट, क्राई फर्स्ट एबी। तो क्राई फर्स्ट एबी जो जीन होता है, ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। ठीक है, कॉर्न बोरर। ठीक है, नेक्स्ट क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर। ठीक है, नेक्स्ट, साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ शॉर्टनिंग इंटरफेरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? और इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी सेंस आरएनए। तो 85 का आंसर हो गया हमारा भाई सी। 85 का भी आंसर हो गया हमारा दोस्त सी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक द पेयरिंग ऑफ प्राइमर टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनीएलिंग। ठीक है, एनेलिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 87, द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज बाय। किससे हम लोग कलर करके देखते हैं? तो हम लोग कलर करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से। किससे कलर करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा सर? 87 का आंसर हो जाएगा बी, इथिडियम ब्रोमाइड। 87 का आंसर क्या हो गया? बी। कौन सी का यूज करते हैं हम लोग सर? इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88, फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए अ फंगस इज ट्रीटेड। मतलब एगो फंगस में से हमको डीएनए निकालना है, तो किस एंजाइम का यूज करेंगे? तो भाई उसके कवर को हटाने के लिए काइटिन का बना होता है, तो काइटिनेज एंजाइम का यूज करेंगे। ठीक है, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन PBr3 PBr3T2? क्या एब्सेंट रहता है PBr3T2 में? रेस्ट्रिक्शन साइट भी होता है, ओडी भी होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन भी होता है, टीडीएनए नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टीडीएनए। टीडीएनए होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। ठीक है, नेक्स्ट 90, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड? तो पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन के लिए कौन सा टेक्निक यूज हो सकता है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RNA interference is utilized to prevent nematode infestation in tobacco plant by which vector are nematode specific gene introduced? किस वेक्टर्स का यूज हम लोग यूज करते हैं? तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, रीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टुवर्ड्स एनोड की तरफ क्यों मूव करता है? क्योंकि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो 92 का आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन टू प्रोड्यूस डिजायर प्रोडक्ट्स। डिजायर प्रोडक्ट्स, इसका आंसर ऑल नहीं होगा भाई, ठीक है। डिजायर ऑर्गेनिज्म, मीडियम, डिजायर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, व्हाट डज क्राइटॉक्सिन, ये क्या करता है? तो ये करता है इपिथेलियल सेल्स मिडगट से बाइंड करता है इंसेक्ट के, फिर उसमें स्वेलिंग कर देता है और इंटेस्टाइनल सेल को मार देता है, ब्रेक कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, हालांकि ऑल नहीं है, नीचे ऑप्शन दे दिया मोर देन वन ऑफ दिस, तो डी सही हो जाएगा 94। नेक्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओके कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, किससे? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है आर डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, और इस प्लाज्मिड का कौन सी नाम है? इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। नेक्स्ट, गोल्डन राइस इज अ रिच वैरायटी इन रिच बीटा कैरोटीन विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का ही प्रीकर्सर होता है बीटा कैरोटीन, इसी से ये बनता है, डेवलप होते, मैच्योर हो, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following bacteria synthesize insecticidal protein? Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया क्या करता है, मतलब बीटी कॉटन के प्लांट में क्या करता है? ये सिंथेसाइज करता है इंसेक्टिसिडल प्रोटीन को, मतलब इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा 99 है, ये सीधे भाई बोला एकदम। क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम वॉलवर्म्स, मतलब इस वाले इंसेक्ट से क्राई प्रोटीन बचाता है किसको? कॉटन के प्लांट को। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन लिव एट मोर देन वन पैलेस? अच्छा एक ट्रॉपिक, अच्छा ट्रॉपिक लेवल वाला क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन फिश का एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होता है, फिश का एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होता है ना। स्मॉल फिश, लार्ज फिश, स्मॉल फिश को लार्ज वाला फिश खा लेता है, फिर लार्ज फिश का ट्रॉपिक लेवल चेंज हो गया, ठीक है। तो इस फिश का 2 ट्रॉपिक लेवल हो सकता है, एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर, तो ये एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी के लिए दिया गया था एक 4 साल की बच्ची में, ठीक है, 4 ईयर गर्ल। द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी, बॉडी में एडीए बनता कहां है? तो ये लिम्फोसाइट में बनता है भाई साहब। कहां पे बनता है? लिम्फोसाइट में। बॉडी में एडीए कहां पे बनता है? लिम्फोसाइट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन? तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसेमा, इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसेमा। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? तो विटामिन ए गोल्डन राइस में कौन सा होता है? विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट, 105 क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक माइस ओके मे बी यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ, अच्छा ट्रांसजेनिक माइस जो हम लोग बनाते हैं उसका यूज करते हैं वैक्सीन के सेफ्टी के लिए, कि वैक्सीन का इफेक्ट हम लोग देखते हैं, फर्टिलाइजर का एफिशिएंसी कितना है और एंटीबायोटिक का कितना डोज देंगे तो क्या होगा, तो इस सब को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का, और जनरली माइस का यूज करते हैं। तो 105 का आंसर क्या हो गया हमारा? डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, फ्लावर सेवर इज वैरायटी है किसका? टोमेटो का, ट्रांसजेनिक टोमेटो का वैरायटी है, ट्रांसजेनिक टोमेटो। वैसे ऑफलाइन क्लास में आज ही इसका बात किए थे हम लोग, है ना। फ्लावर सेवर की टोमेटो होता है, जल्दी इसका जो है आउटर वाला सेल वॉल जो है इसका जल्दी डिग्रेड नहीं होता है ना, पढ़े थे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट अच्छा ये भी पढ़े थे, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज, उसका नाम क्या था? रोजी, डॉली नहीं नाम था भाई, इसका नाम था रोजी, जिसमें 1 लीटर में कितना ग्राम प्रोटीन देता था? 4.2 ग्राम इन 1 लीटर मिल्क, इन 1 लीटर मिल्क, है ना।
लैक्ट एल्बुमिन इसमें पाया जाता है, इस वाला मिल्क में। जो रोजी वाला काव था, ये जो दूध दे रहा था, इसमें कौन सा प्रोटीन था? लैक्ट एल्बुमिन। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा, वही वाला क्वेश्चन है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज टू ट्रीट अर्थराइटिस, एंटासिड एंजाइम यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडोमास, इसका यूज हम लोग करते हैं सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो 109 का आंसर क्या हो गया हमारा? डी। नेक्स्ट पेस्चराइजेशन इज हीटिंग ऑफ एनी लिक्विड, मतलब इसमें लिक्विड को हीट करते हैं। लुईस पास्चर ये टेक्निक को डेवलप किया था 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं। तो ये है आपका डी आंसर हो गया 110 का। नेक्स्ट है 111, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग इम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, है ना, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। तो टोटल हम लोग इस 1000 क्वेश्चन में 111 क्वेश्चन है ना, मतलब दक्षिणा नहीं होता 111, उतना तो 111 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना एकदम कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखे हैं, और मजा आया होगा तो आप पढ़िए, कमेंट करिए पूरा वीडियो देखने के बाद। जो भी अच्छा लगता है अपना फीलिंग्स बताइए, और शेयर करिए, शेयर करना मोस्ट है, और सब्सक्राइब करना भी मोस्ट है। ईमानदारी से आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, है ना। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका जो अगला पार्ट होगा उसको देखेंगे। टोटल 1000 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और इसी में से एग्जाम में रहेगा। आपको लगेगा कि जा ये तो पढ़वे किए हैं, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपके एग्जाम में। और आपका एग्जाम है 2 फरवरी को, एक भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग चिल मारिए।